एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं हम, सिटिंग अरेंजमेंट। नाउ सिटिंग अरेंजमेंट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सिटिंग अरेंजमेंट जो मैंने अभी यहाँ पर लिखे हुए हैं क्वेश्चंस चार, इसको हम बोलते हैं स्टैंड अलोन क्वेश्चंस, यानी कि एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आगे जाके सिटिंग अरेंजमेंट के ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको 4-5 क्वेश्चंस पूछे जाएं उनमें से। और सिटिंग अरेंजमेंट किसी भी फॉर्मेशन में हो सकता है। इट कैन बी अ स्ट्रेट लाइन, इट कैन बी अ स्क्वायर, अ रेक्टेंगल, अ हेक्सागन, अ सर्कल, जैसे कि यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। एक जगह सर्कल भी यूज़ होएगा, एक जगह रेक्टेंगल भी यूज़ होएगा, स्क्वायर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है जैसे पहले में है। Four friends were playing a game of cards. Whenever you are playing a game of card or even कैरम बोर्ड, तो स्क्वायर शेप होती है और जो पार्टनर्स होते हैं दे फेस ईच अदर। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट एंड डायरेक्शन सेंस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। अगेन मैंने क्यों यूज करा ये वर्ड डायरेक्शन सेंस, बिकॉज व्हेन दे आर फेसिंग द सेंटर आई विल बी यूजिंग देयर लेफ्ट एंड देयर राइट, नॉट माई लेफ्ट एंड माई राइट। फॉर एग्जाम्पल, जो भी यहाँ पर बैठा होगा उसका राइट और मेरा राइट सेम है, बट अ पर्सन हु विल बी सिटिंग हियर विल बी फेसिंग मी, उसका राइट मेरा लेफ्ट होगा। इफ आई एम फेसिंग बैकवर्ड्स, माई राइट इज हियर, एंड देयरफॉर ये चीज फिर से आपको वही सिटिंग अरेंजमेंट डायरेक्शन सेंस वाली चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे। सीता वॉज टू द राइट ऑफ मैथिली, आप स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हो। सीता मैथिली के राइट में थी, तो मैथिली को मैंने सपोज करो कि यहाँ पे बिठाया, तो सीता उसके राइट में, यूजिंग माई राइट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट और ये कंफ्यूजिंग पार्ट, उमा वॉज टू द लेफ्ट ऑफ गौरी। काफ़ी लोग क्या करेंगे, गौरी को इधर बिठाएंगे और उमा उसके लेफ्ट में। नो, ये उसका राइट है। गौरी को अगर आप यहाँ पे बिठाते हो तो ये पोजीशन उसकी राइट है, नॉट लेफ्ट। ये हमारा लेफ्ट है लेकिन गौरी के लिए नहीं है। तो अगर उमा ने गौरी के लेफ्ट में बैठना है तो आपको गौरी को ऐसी जगह बिठाना है जैसे कि उसका लेफ्ट फ्री रहे। इन दो में से एक ही पोजीशन है जिसका लेफ्ट फ्री है, देयरफॉर गौरी को आपको इधर रखना पड़ेगा, उसका फेस ऐसे है, उसके लेफ्ट में उमा। नाउ यू कैन नॉट गो रॉन्ग, अब आपसे गलती नहीं होगी। तो कह रहे कि हु आर द पेयर ऑफ पार्टनर्स, तो एक तो है उमा मैथिली और दूसरे हैं गौरी सीता। दोज हु फेस ईच अदर आर पार्टनर्स इन कार्ड गेम और इवन इन कैरम बोर्ड। सो आई थिंक ये चीज कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। आगे जाके हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। एक रो के अंदर भी बिठाया जाएगा, उसके अंदर भी आपको अपना राइट अपना लेफ्ट यूज करना है, बट वेन एवर दे आर फेसिंग द सेंटर, अगर आपको मेंशन नहीं है कि उनका फेस किधर है, तब भी आपने उनको सेंटर की तरफ फेस करवाना है। अब देखो इसके अंदर डायरेक्शन को भी यूज कर रहे हैं और है ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। व्हेन आई कम टू क्वेश्चन नंबर 2, टू लेडीज एंड टू मैन आर प्लेइंग अ कार्ड गेम। फिर से कार्ड गेम, तो यानी कि ऐसे ही बिठाया जाएगा उनको भी। एंड आर सीटेड एट नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ अ टेबल। इस बार हम डायरेक्शंस भी बना लेंगे साथ में। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, यानी कि जो यहाँ पे बैठा होगा ये नॉर्थ की पोजीशन है, ये ईस्ट की पोजीशन है, ये साउथ की पोजीशन है, ये वेस्ट की पोजीशन है। फेस सबका सेंटर की तरफ। कह रहा है कि पर्सन सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर आर नॉट ऑफ द सेम सेक्स, यानी कि अगर यहाँ पर सपोज करो कोई लेडी बैठी है तो ऑपोजिट में मेल, अगर यहाँ पे कोई मेल है तो इसके ऑपोजिट में लेडी, और क्योंकि सेम सेक्स के नहीं होने चाहिए तो ऑपोजिट सेक्स। नो लेडी फेसेस ईस्ट, ईस्ट की तरफ फेस करते हुए लेडी नहीं होनी चाहिए, दैट मीन्स इट हैज टू बी अ मैन, सो अ मैन विल फेस ईस्ट। वन मैन इज फेसिंग साउथ, एक आदमी साउथ को फेस कर रहा है, यानी कि वो यहां बैठा है तभी उसका फेस साउथ की तरफ है। विच डायरेक्शंस आर द लेडीज फेसिंग, हालांकि आपको एक ये क्वेश्चन दिया हुआ था
पॉइंट दिया हुआ था, पर्सन सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर आर नॉट ऑफ द सेम सेक्स। बट अगला ही मेरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस वर्ड हमने यूज करा हुआ पहले भी, ये बहुत प्रेवलेंट है, बहुत बार आएगा, यहाँ पे फिर से आया है, विच मीन्स यूजलेस। यू सी, इवन इफ आई एम नॉट टू यूज दिस स्टेटमेंट, मैं अगर इसका इस्तेमाल नहीं भी करूं, तब दो ही तो डायरेक्शंस रह गई हैं और अभी तक लेडीज हमने अरेंज ही नहीं करी हैं, तो लेडीज विल हैव टू सिट हेयर ओनली। तो ये अगर नहीं भी दिया होता कि पर्सन सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर आर नॉट ऑफ द सेम सेक्स, इवन देन ये अपने आप ही सेटिस्फाई हो जाता है। तो लेडीज किस किस डायरेक्शन को फेस कर रही हैं? एक लेडी फेस कर रही है नॉर्थ, एक लेडी फेस कर रही है वेस्ट, तो इसका आंसर हो जाता है नॉर्थ एंड वेस्ट। इसमें सुपरफ्लुअस कौन सा हो गया? बी स्टेटमेंट इज सुपरफ्लुअस, as simple as that. So in fact we are using two things in this, डायरेक्शन सेंस भी यूज हो रहा है और सिटिंग अरेंजमेंट भी हो रहा है यहाँ पर। नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, जिसके अंदर ज़्यादा लोग हैं, 6 persons. Now 6 persons they are sitting around a table. Now इन्होंने उस टेबल के बारे में नहीं बताया कि वो कैसा है। 4 लोग थे तो मैंने स्क्वायर बना दिया, रेक्टेंगल भी बना सकते थे, बट अदरवाइज हमने स्क्वायर बना दिया, इट मेक्स सेंस। 6 लोग हैं तो आप हेक्सागन भी बना सकते हो, बट सर्कल बना लो। और पोजीशंस पहले से ही डिफाइन कर दो। पहले से डिफाइन का मतलब है सिंस दे विल ऑल बी फेसिंग द सेंटर, तो मैं सेंटर से फेस करते हुए 6 पोजीशंस पहले से ही बना रहा हूं। दीज आर माई 6 पोजीशंस वेयर आई विल अरेंज दीज 6 पीपल। कैसे कहा जा रहा है कि बैठे हैं वो? जॉन इज फेसिंग माइकल। अगर जॉन को मैं यहां बिठाता हूं तो वो माइकल को फेस कर रहा है, दैट मीन्स माइकल इज हियर। हु इज टू द लेफ्ट ऑफ टेलर, दैट मीन्स माइकल टेलर के लेफ्ट में है, तो टेलर अगर इधर होगा तभी उसका लेफ्ट माइकल। एंड टू द राइट ऑफ एलेक्स, माइकल के बारे में ही बोला जा रहा है अभी भी कि वो एलेक्स के राइट में है, तो एलेक्स कम्स हियर, तो उसके राइट में माइकल। अब 2 पोजीशंस रह गई हैं, तो हमको 2 नेम्स भी चाहिए, डिफरेंट नेम्स। एक तो दिया ही हुआ है कि टेलर इज टू द लेफ्ट ऑफ हंटर। टेलर यहाँ पर है, हंटर के लेफ्ट में है। पहले चेक कर लेते हैं, हालांकि हंटर के पास यही जगह है, हंटर का फेस सेंटर की तरफ, उसके लेफ्ट में टेलर, ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइज। नाउ देयर इज ओनली वन प्लेस लेफ्ट एंड वन पर्सन लेफ्ट, एंड दैट वाज लैंस। मेरे को एक नेम दिखाई दे रहा है, लैंस, so I will have to put Lance here. There is no other place left for Lance. अब इंटरचेंज भी हो रही है पोजीशंस। उसके बाद क्वेश्चन है, टेलर इज टू द लेफ्ट ऑफ हंटर, जो कि हमने अरेंज कर लिया है, हु एक्सचेंजेस हिज सीट विद लैंस, दैट मीन्स हंटर विल एक्सचेंज हिज प्लेस विद लैंस, दैट मीन्स हंटर विल कम हियर एंड लैंस विल कम हियर, एंड एलेक्स विद माइकल, एलेक्स और माइकल भी अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे, दैट मीन्स एलेक्स विल कम हियर एंड माइकल विल कम हियर। अब क्वेश्चन आ रहा है हु इज टू द लेफ्ट ऑफ हंटर। हंटर अब यहां पहुंच गया है, हंटर इज हियर एंड हंटर इज फेसिंग द सेंटर दिस वे, तो उसके लेफ्ट में कौन है? जॉन, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन। एज आई वॉज टेलिंग यू, सिटिंग अरेंजमेंट कॉम्प्लीमेंट्स विद डायरेक्शन सेंस एज वेल। और डायरेक्शन सेंस आप देख रहे हो कि यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट भी यूज करा हुआ है, राइट और लेफ्ट तो यूज कर ही रहे हैं। और भी क्वेश्चंस होते हैं जो कि स्टैंड अलोन नहीं होते, ये स्टैंड अलोन है, यानी कि सिंगल सिंगल क्वेश्चंस हैं। आगे जाके क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर वो 4-5 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी अभी हम और कर लेते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, बट दे आर सिटिंग इन अ रो, एज यू कैन रीड द लाइन्स। द वेरी फर्स्ट कंडीशन इज A, B, C, D, E, F and G are sitting in a row. Whenever you are making somebody sit in a row, always make them face towards north or in front, जिससे कि आपका राइट और उनका राइट सेम रहे, आपका लेफ्ट और उनका लेफ्ट भी सेम रहे। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड में जैसे दिया है, F is to the immediate right of E, जहां पर भी हम E को अरेंज करेंगे, F उसके इमीडिएट राइट में, दैट मीन्स नो गैप इन बिटवीन, देयर विल बी नोबडी इन बिटवीन दीज टू।
E is fourth to the right of G. E is fourth to the right of G. That means G और E के बीच में 3 लोग होने चाहिए, तभी E जो है वो G के राइट में फोर्थ, राइट, ये वाला राइट बिल्कुल ठीक है. C is neighbor of B and D. वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हम रफ में कर रहे हैं इसको. C is neighbor of B and D, या तो ऐसे, एंड C is neighbor of B and D, या फिर ऐसे होगा. अब टोटल लोग थे 7, 1 2 3 4 5 6. अगर मैं इन 3 को यहाँ पे बिठाता हूँ या इधर बिठाता हूँ तो हमारे पास 9 लोग होने चाहिए थे. इसका मतलब ये हुआ कि these 3 will occupy these 3 places for sure. बट और अच्छे से समझने के लिए हम पहले E को रीड कर लेते हैं, बिकॉज अभी ये दोनों ही कंडीशन यहाँ पे एप्लीकेबल है. कह रहे पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D इज एट वन ऑफ द एंड्स. D के लेफ्ट हैंड साइड पे जो तीसरा आदमी है वो एक एंड पर होगा. अगर हम ये वाली फॉर्मेशन यहाँ पे लगाते हैं, यानी कि BCD, तो D का थर्ड लेफ्ट हो जाएगा 1 2 and 3. दिस विल बी वन एंड. लेकिन ऐसा करने पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग होने चाहिए थे, हमको दिए हुए हैं 7. दैट मीन्स दिस इज नॉट द करेक्ट फॉर्मेशन. दैट मीन्स ये बिल्कुल सही है, तो B को इधर रखेंगे, C एंड D. अब देखो D का थर्ड लेफ्ट 1 2 and 3, वो कह रहे हैं ये एक एंड है, यानी कि G के लेफ्ट हैंड साइड पर कोई भी नहीं बैठेगा. 6 लोग अरेंज हो गए हैं, इनके बीच में अब और कोई नहीं आ सकता, नहीं तो हमारी सारी कंडीशंस गलत हो जाएंगी. एक आदमी रह गया है, दैट वाज A. तो A क्या होगा, उसके पास एक ही जगह रह गई है कि वो यहाँ पर आए, और यही क्वेश्चन है. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ A? A इज टू द एक्सट्रीम राइट. B पार्ट में दिया हुआ है. Which of the following is definitely true? F is between A and F. E is between A and F. क्या E A और F के बीच में है? No, ये तो हमारा आंसर नहीं है. B में दिया है C is to the immediate left of B, whereas C is to the immediate right of B. Since we were using R right and R left, तो अभी भी आंसर्स भी हमको अपने ही बिहाफ पे देना है. Therefore, even this is not the answer. C में दिया है D is to the immediate left of C, whereas D is again to the immediate right of C. ये भी गलत. और D में दिया था G is fifth to the right of A. In fact, G is on the extreme left. वो तो किसी के राइट में हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत. तो इन आंसर ऑप्शन में से कोई भी ठीक नहीं है. Therefore, none becomes our answer. And whenever none and none of these is given to you as an answer choice, it is your potential answer. Never ignore none or none of these. जैसे कि यहाँ पे ये हमारा आंसर बन चुका है. Who are to the left of C? C के लेफ्ट में कौन कौन है? C के लेफ्ट में B and G. C के लेफ्ट में B and G हमको किस ऑप्शन में दिया हुआ है? किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ. फिर से हमारा आंसर बन जाएगा none of these, because the answer should have been B and G. And who are neighbors of B? B के neighbors कौन कौन है? C and G. C and G is given to us in C part. So अगर आपको एक पंक्ति में लोग दिए जाएं तो आप हमेशा उनका जो फेस है वो अपने हिसाब से रखिए, ताकि आपका राइट और आपका लेफ्ट बिल्कुल सेम रहे. अगर वो आपको कहते हैं कि दे आर फेसिंग ईस्ट, दे आर फेसिंग साउथ, दे आर फेसिंग वेस्ट, देन यू हैव टू यूज एज पर देयर डायरेक्शंस. बट इफ नथिंग इज गिवन टू यू, आपने अपने हिसाब से इनको बिठाना है, कभी भी कोई गलती नहीं होगी. ओके, अब एक क्वेश्चन जिसके अंदर आपको दिया हुआ है कि स्क्वायर है. जैसे कि आपको दिया है, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आर सिटिंग वन ईच एट द एंड्स ऑफ अ स्क्वायर एंड वन ईच एट द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स. पहले हम स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं, और जैसे वो कह रहे हैं हम वैसे पोजीशनिंग भी कर लेते हैं. कह रहे हैं कि एक ग्रुप
तो कॉर्नर्स पे बैठा है, एरो मार्किंग वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस विल टेल अस वेयर देयर लेफ्ट एंड वेयर देयर राइट इज, एंड वन ईच एट द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स. As I was telling you earlier, when nothing is mentioned कि इनका फेस किधर है, तो by default आपने उनको सेंटर की तरफ फेस करवाना है. No boy sits opposite a girl. ये भी आपको बताता है कि सबका फेस सेंटर में है, तभी तो ऑपोजिट होगा. और इसको हम बहुत easily सॉल्व कर लेंगे. If I will make all the boys sit at the corners and all the girls sit at the midpoints और vice versa, दोनों से ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा. कहीं से भी स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन इसके अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए हुए हैं जिसको हमको अच्छे से समझना है. लिखा हुआ है दिलीप, सुदीप, तुषार एंड प्रदीप आर सिटिंग इन अ साइक्लिक क्लॉकवाइज फैशन. व्हाट इज साइक्लिक एंड व्हाट इज क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज इज वेरी इजी. as our clock moves, which is left to right, ये clockwise है. But what is cyclic? Cyclic actually means that you cannot break the order. जिस order में ये नाम दिए हुए हैं आपको, उसी order में आपने इनको arrange करना है. यानी कि कहीं से भी start आप कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन जहां से भी आपने start करा है, दिलीप के बाद सुदीप को arrange करना है, सुदीप के बाद तुषार को, तुषार के बाद प्रदीप को. This order should remain the same, and the same thing goes for Padma, Medha, Meedal and Radha. यानी कि इनके लिए भी यही दो conditions कि cyclic and clockwise. पहले हम boys को arrange कर लेते हैं, कहीं से भी start कर सकते हैं. मैं यहां से start कर रहा हूं कि दिलीप, सुदीप, तुषार and प्रदीप. इसको मैंने ऐसे बिठाया तो ये तो हो गया clockwise. जिस ऑर्डर में नाम आया था मैंने उसी ऑर्डर में इनको अरेंज करा है, ये हो गया साइक्लिक. एंड सो आर पद्मा, मेधा, मीनल एंड राधा. क्योंकि हमने दिलीप यहां से स्टार्ट करा तो पद्मा यहां से, पद्मा, मेधा, मीनल एंड राधा. अगेन ऐसे बिठाया है तो ये क्लॉकवाइज. जिस ऑर्डर में नाम आए थे उसी ऑर्डर में अरेंज कर दिया, ये हो गया क्लॉकवाइज. cyclic. Very easy now. Who is to the left of Medha? ध्यान में बस ये रखना है कि ये किस तरफ इनका फेस है. मेधा इधर बैठी है तो उसका फेस इधर है, तो उसके लेफ्ट में कौन है? तुषार. तो इसका आंसर तो हो जाएगा तुषार. Who is to the right of Meenal? मीनल का फेस सामने की तरफ है जो कि हमारा भी है, तो हमारा राइट फिर से तुषार. आंसर. If Dilip exchanges his place with तुषार, अब दिलीप अपनी जगह बदल के तुषार की जगह पर आ जाता है और तुषार चला जाता है दिलीप की जगह पर, तो पूछ रहे हैं who will be to his right. अब दिलीप यहां पर बैठा है, इसका फेस सेंटर की तरफ, तो उसके राइट में कौन है? मेधा. तो इसका आंसर मेधा. अगर आपने अरेंज सही कर लिया है तो आपके आंसर्स 100% करेक्ट. फोर्थ में दिया है दिलीप एक्सचेंजेस हिज प्लेस विद सुदीप. अब दिलीप सुदीप से अपनी जगह बदलता है, यानी कि दिलीप आता है इधर और सुदीप आता है इधर. यहाँ पर अभी एक क्वेश्चन आ सकता है काफ़ी लोगों के माइंड में कि क्या हम दिलीप को शुरू वाली पोजीशन से इंटरचेंज करेंगे कि इस वाली पोजीशन से इंटरचेंज करेंगे. अगर नथिंग इज मेंशन्ड तो आपने इसको कंटिन्यूटी में लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ से लिया. आंसर में फ़र्क इसलिए भी नहीं आएगा क्योंकि अभी भी वो दिलीप के बारे में ही पूछ रहा है. हु विल बी टू हिज राइट, यहाँ पे हिज का क्या मतलब है? दिलीप. क्योंकि दिलीप के बारे में पूछा जा रहा है और सुदीप के बारे में नहीं पूछा जा रहा है. वेदर सुदीप इज हियर और हियर, इट विल नॉट मैटर एट ऑल बिकॉज द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग दिलीप. नाउ दिलीप इज फेसिंग द सेंटर दिस वे, तो उसके राइट में कौन है? पद्मा. तो इसका आंसर बन जाता है पद्मा. एंड फाइनली, इफ मेधा एंड राधा एक्सचेंज प्लेसेस, मेधा और राधा अपनी जो जगह है वो बदलते हैं, एक्सचेंज करते हैं, हु विल बी ऑपोजिट पद्मा? फर्क ही नहीं पड़ेगा, पद्मा के ऑपोजिट तो मीनल ही रहेगी.
कोई भी दो लोग आपस में इंटरचेंज करे, इनको तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं जब तक कि इनमें से कोई एक अपनी जगह ना बदले। तो इसका आंसर मीनल। एज आई वॉज टेलिंग यू, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हमने स्टैंड अलोन वाले भी करे, हमने एक रो वाले भी करे एक पंक्ति में। इस बार ये स्क्वायर पे है। अभी और भी हैं, जैसे कि वो सर्कल वाला भी करा था हमने, एक हेक्सागन वाला भी क्वेश्चन अभी हम करते हैं। ओके, जैसे कि मैं कह रहा था, हम अगला क्वेश्चन हेक्सागन के ऊपर करेंगे। हेक्सागन इज अ 6-sided फिगर। दिया हुआ है, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आर सिटिंग इन एन अरेंजमेंट, one each at one corner of a hexagon. So let us first of all draw a hexagon. और इस बार हम दो ड्रॉ कर लेंगे, बिकॉज अब ऐसा भी होने लग जाएगा कि एक फॉर्मेशन के अंदर कंडीशन सारी फुलफिल नहीं हो रही हैं। सो आई विल ड्रॉ 2 हेक्सागन्स। एंड मेक एवरीबडी फेस द सेंटर बाय डिफॉल्ट। सबका फेस सेंटर की तरफ, इस फॉर्मेशन में भी और इस फॉर्मेशन में भी। इससे आपको दो चीज़ें बहुत साफ हो जाती हैं, और यही दो चीज़ें गलतियां करवाती हैं, इनका राइट और इनका लेफ्ट, और ऑपोजिट में क्या है। काफ़ी लोग इसका ऑपोजिट ऐसे कर लेते हैं, खासकर जब हेक्सागन आता है तो, क्योंकि हेक्सागन आपके ड्रॉ करने के ऊपर भी बहुत डिपेंड कर जाता है। मैंने सारा ऑलमोस्ट इक्वल लिया है, इसलिए आपको शायद ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होती है। काफ़ी लोग ये वाली लाइन बड़ी रखते हैं, ये दो छोटी, और फिर ये बड़ी और फिर ये दो छोटी। उसमें वो ऑपोजिट सोचते हैं कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। ऑपोजिट हमेशा वो होता है जो एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं, एंड देयरफॉर इट विल बिकम वेरी क्लियर। राम इज सिटिंग ऑपोजिट रमेश। कहीं से भी स्टार्ट कर लेते हैं हम। मैं राम को यहाँ पर बिठाता हूँ, तो रमेश इसके ऑपोजिट यहाँ पर। यहाँ पर भी हम ऐसे करते हैं, एक जगह चेंज आएगा, उस चेंज को हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से हैंडल करेंगे। ज्योति इज सिटिंग नेक्स्ट टू सीमा। अभी हम इसको रफ में कर लेते हैं कि ज्योति इज सिटिंग नेक्स्ट टू सीमा, बिकॉज वी डोंट नो वेदर ज्योति एंड सीमा हैव अ कंडीशन विद राम और रमेश। बैठेंगे दोनों साथ साथ, कौन किसके राइट में है कौन किसके लेफ्ट में है ये भी नहीं हमको दिया है, तो हमने अपने हिसाब से कंडीशंस को पूरा सेटिस्फाई करके इनको बिठाना होगा। तो वो हम बाद में करेंगे, पहले हम आगे और पढ़ लेते हैं। जैसे देखो, अब नीता के लिए कंडीशन आ गई है। नीता इज सिटिंग ऑपोजिट सीमा बट नॉट नेक्स्ट टू राम। नीता सीमा के तो ऑपोजिट बैठेगी, लेकिन नीता राम के नजदीक नहीं बैठ सकती। दैट मीन्स नीता कैन नॉट सिट हियर, नीता कैन नॉट सिट हियर। सो द ओनली प्लेसेस लेफ्ट फॉर नीता इज ईदर हियर और हियर। इस केस में मैं नीता को इधर बिठा देता हूं, और इस केस में मैं नीता को इधर बिठा देता हूं। दैट इज व्हाई आई टुक 2 हेक्सागन टू स्टार्ट विद, बिकॉज ये दोनों ही अभी फुलफिल कर रही हैं पोजीशन, हमारी जो डायरेक्शंस हैं। नीता के ऑपोजिट सीमा को बैठना था, तो नीता के ऑपोजिट सीमा इस केस में तो ऐसे हो गया। सीमा के साथ ज्योति को बैठना था, तो ज्योति डेफिनेटली नाउ कम्स हियर, देयर इज नो अदर प्लेस लेफ्ट फॉर ज्योति। इसमें देखते हैं, नीता के ऑपोजिट सीमा यहां पर आ जाएगी, और सीमा के साथ ज्योति को बैठना, तो ज्योति will definitely be here in this case. And now there is only one place left and one person left, और वो पर्सन का नेम आपको दिया हुआ है, अमृत। अमृत हैज अ पर्सन सिटिंग बिटवीन रमेश एंड हिमसेल्फ। अमृत ने अपने आप के बीच में, रमेश और अपने आप के बीच में किसी को बिठा रखा, वो बिल्कुल ठीक हो गया। यहाँ पे अमृत हैज अ पर्सन सिटिंग बिटवीन रमेश एंड हिमसेल्फ, वो यहाँ पर भी सेटिस्फाई हो गया। कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो गई हैं, लेकिन एक क्वेश्चन डिटरमाइन करेगा कि कौन सा इन दोनों में से करना है। आंसर्स दोनों में से सेम आएंगे, एक को छोड़कर, जस्ट वन क्वेश्चन, एंड दैट क्वेश्चन वाज द 4th वन। लेकिन हम पहले सारा कर लेते हैं।
हु इज सिटिंग ऑपोजिट ज्योति? ज्योति का ऑपोजिट कौन है? अमृत, इस केस में भी। ज्योति के ऑपोजिट कौन है? अमृत, इस केस में भी। सो इसका आंसर अमृत, ऑटोमेटिकली बिल्कुल ठीक। हु इज सिटिंग बिटवीन ज्योति एंड राम? बिटवीन ज्योति एंड राम इन दिस केस इज सीमा। बिटवीन ज्योति एंड राम, यहां पर भी सीमा। कोई चेंजेस नहीं आए हमारे आंसर्स में, दोनों ही फॉर्मेशन से। हु इज सिटिंग बिटवीन अमृत एंड रमेश? अमृत और रमेश के बीच में नीता, इस केस में अमृत और रमेश के बीच में यहां पर भी नीता। अभी भी हमारा आंसर में कोई चेंजेस नहीं है। ये जो हमने दो अलग अलग पोजीशनिंग ली है, दोनों बिल्कुल ठीक आई हैं, लेकिन ये फोर्थ क्वेश्चन डिटरमिन कर रहा है कि इनमें से आपने किसको अडॉप्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चेक करोगे तो लिखा हुआ इफ अमृत सेज टू द राइट ऑफ राम। अगर अमृत राम के राइट में बैठता है तो हम देखते हैं कि राम के राइट में दोनों में से किस जगह पर अमृत है। राम इज फेसिंग द सेंटर दिस वे, राइट में अमृत सिर्फ यहां पर है, इधर तो सीमा है। एंड देयरफॉर इस क्वेश्चन के लिए ये आपको सही आंसर नहीं देगा, ये आपको दे देगा बिकॉज ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। हु इज ऑन राम्स लेफ्ट? राम का फेस ऐसे था तो उसके लेफ्ट में कौन है? सीमा। देयरफॉर इसका आंसर बन जाता है सीमा। एंड लास्ट, हु इज ऑक्यूपाइंग द प्लेस बिटवीन अमृत एंड नीता? अमृत और नीता के बीच में इधर भी कोई नहीं है, अमृत और नीता के बीच में यहाँ पर भी कोई नहीं है। दोनों में से आंसर बिल्कुल सेम एंड आंसर बिकम्स नोबडी। देयर इज नोबडी इन बिटवीन अमृत एंड नीता इवन इन बोथ द डायग्राम्स। ऑल्दो हमने ये दोनों डायग्राम सिर्फ फोर्थ वाले के कंडीशन के लिए करा था, अदरवाइज हमको सारे आंसर्स बिल्कुल सेम मिलते हैं, सही मिलते हैं दोनों में से। एंड अभी मैं आपको बता रहा था कि ऑपोजिट जो है वो जो एक दूसरे को फेस करते हैं वो ऑपोजिट। अगला जो हम क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर भी यही चीज है, लेकिन अभी जितने भी हमने क्वेश्चंस करे, बेशक वो स्क्वायर था, सर्कल था, या अभी हमने हेक्सागन करा है, तो जो डायगोनली ऑपोजिट हैं उनको हम ऑपोजिट बोल रहे थे। लेकिन जब हम अगला क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर ये वाली चीज भी नलीफाई हो जाएगी, यानी कि वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। आपको एज पर क्वेश्चन चलना पड़ेगा, जो कि मैम जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसको अच्छे से देखेंगे। ओके स्टूडेंट, जैसे मैं बता रहा था कि अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर कॉर्नर्स पे या ऑपोजिट में जो डायगोनली ऑपोजिट है वो ना होकर किसी और तरीके से वो ऑपोजिट होंगे, लेकिन वो वाली कंडीशन बिल्कुल सेम, दैट दोज टू पर्सन्स हु फेस ईच अदर आर सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। इसके अंदर एक और भी कंडीशन आएगी जिसको कि मैं आपको बहुत इलैबोरेटली बताऊंगा कि इसके अंदर आपका लक भी बहुत डिपेंड कर जाएगा, दैट फ्रॉम वेयर डू यू स्टार्ट। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि व्हाट वाज एंड हाउ इट इज दैट द लक आल्सो कम्स इन बिटवीन। फिर से पहले तो मैं दो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लूंगा। दिया हुआ कि 8 persons EFGHIJKNL are seated round a square table, 2 on each side। अब देखो इन्होंने कंडीशंस दे दी है कि एक साइड पर दो लोग बैठेंगे और वो साइड पे बैठेंगे, दैट मीन्स लाइक दिस, एज आई एम मेकिंग देम सिट फेसिंग द सेंटर। और यहां पर भी ऐसे ये दो दो इधर दो इधर, क्योंकि 4 साइड्स होती हैं स्क्वायर की, 2 on each side will make it 8 persons। There are 3 lady members and they don't sit next to each other, जो कि ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जिसके बारे में हमको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमने इनको अरेंज करवाना है। अरेंज करने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। आउट ऑफ दीज 8 ओनली 3 आर लेडी मेंबर्स, और वो आपस में एक दूसरे के साथ नहीं बैठती। J is between L and F, अगेन माई चॉइस, मैं जहाँ से मर्जी स्टार्ट करूँ। सपोज करो कि मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया कि J is between L and F, इस केस में ऐसे, एंड J is between L and F, इस केस में ऐसे।
बिकॉज दोनों पॉसिबिलिटीज बिल्कुल ठीक है. सो आई एम टेकिंग 2 पॉसिबिलिटीज विद मी. G is between F and I. G is between F and I इस केस में ऐसे. G is between F and I. In this case, it will be like this. F, a male member, is seated opposite E, a lady member. Now see. F, a male member, is seated opposite E, a lady member. F, a male member, is seated opposite E, जो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, a lady member. फिर आपको दिया हुआ है, sorry, we missed E. H, a lady member, is second to the left of J. Now, very important. J का फेस ऐसे है, उसके लेफ्ट इधर है. सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ J, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी कोई बैठा हुआ है, नॉट पॉसिबल. तो H को अभी हमने बिठाना था और वो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ J, यहाँ पे तो ऑलरेडी कोई बैठा है, एंड देयरफॉर पता चल गया कि दिस फॉर्मेशन इज नॉट फीजिबल. इससे हमको आंसर नहीं मिलेगा. तो J के सेकेंड लेफ्ट में H, अ लेडी मेंबर, ये हमने पहले ही कर लिया था. F, अ मेल मेंबर, इज सिटेड ऑपोजिट E, अ लेडी मेंबर. क्योंकि अब ये वाला बेकार हो गया हमारे लिए, हम अब सिर्फ इसी को फॉलो कर रहे हैं. यहाँ पर ये ठीक हो गया है. एक ही जगह रह गई है और एक ही पर्सन रह गया था. हु वॉज लेफ्ट आउट ऑफ ऑल दीज 8? K वॉज लेफ्ट, सो K ऑटोमेटिकली कम्स हियर. नाउ ऑल योर आंसर्स. बट एक और चीज मैं बताऊंगा कि आई वॉज बींग लकी. आई वॉज सिंपली बींग लकी बिकॉज वेन आई स्टार्टेड फ्रॉम हेयर कि J को मैंने इधर बिठाया, मैं J को इधर बिठाऊंगा, इधर बिठाऊंगा, इधर बिठाऊंगा या इधर बिठाऊंगा, नो प्रॉब्लम्स. बट एज सुन एज J इधर ऑल्टरनेट में, तो आपके आंसर्स दोनों कंडीशंस भी अगर आप ले लोगे तो नहीं होंगे. उसको हम एक बार देख लेंगे, लेकिन पहले हम आंसर्स कर लेते हैं. हु आर द 3 लेडी मेंबर्स? आपको दिया हुआ है, देयर इज अ लेडी मेंबर बिटवीन F एंड I. F और I के बीच में कौन है? G. तो तीनों लेडी मेंबर्स कौन है? G, H एंड E. So G, H and E are the 3 lady members. Who is seated between E and H? E और H के बीच में कौन है? K. तो इसका आंसर हो जाएगा K. Who is to the immediate left of F? F is facing the center this way. तो इसके immediate left में कौन है? J. इसका आंसर हो गया J. And how many persons are between K and F? Now very important. Between K and F, इन्होंने क्योंकि मेंशन नहीं करा है कि towards the right of K और towards the left of K, but इन्होंने सीधा पूछ लिया कि how many persons are between K and F. But in both the cases there are 3 in between. So very easily we can say there are 3 persons between K and F. Let us suppose कि एक तरफ 2 होते और एक तरफ 4 होते, फिर हम क्या करते? Then we would have given the answer as cannot be determined. Until and unless they are specific कि towards the left of K or towards the right of K, then of course we can answer. But as in this case दोनों जगह से equal है, तो हम easily आंसर दे सकते हैं कि इसका आंसर 3. अब वो चीज समझाने के लिए कि J को मैं इधर रखता हूं तो ये सॉल्व हो जाएगा, इधर रखता हूं सॉल्व हो जाएगा, इधर रखता हूं सॉल्व हो जाएगा, इधर रखूंगा सॉल्व हो जाएगा, बाकी जो 4 पोजीशंस है वहां पे अगर हम रखेंगे तो सॉल्व नहीं होगा. उसका रीजन एक ही निकलेगा, बिकॉज यहाँ पे जो ऑपोजिट है वो एक दूसरे को जो फेस कर रहे हैं वो ऑपोजिट है. अगर हम डायगोनली ऑपोजिट वाला लेते, दैट मीन्स एक इधर बैठता, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, कॉर्नर और मिड पॉइंट वाला, जैसे कि हमने एक करा भी था जिसके अंदर 8 पर्सन्स थे, वेयर one group was sitting at the midpoints and the other group was sitting at the corners. उसके अंदर दोनों जैसे मर्जी कंडीशंस लो सेटिस्फाई करेंगे, इसके अंदर नहीं करेगा, बिकॉज एक वो जो जनरल कंडीशन होती है कि पर्सन सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर आर आई मीन डायगोनली ऑपोजिट को ही हम ऑपोजिट बोलते हैं. यहाँ पे डायगोनली ऑपोजिट नहीं है, यहाँ पे आमने सामने वाले ऑपोजिट हैं. इस रीजन से उसमें सॉल्व नहीं होता है. आई थिंक हमने काफ़ी डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस कर लिए हैं.
and you must have understood it's a vast सब्जेक्ट, वास्ट टॉपिक, लेकिन फिर भी हमने अपनी तरफ से काफ़ी सारा कवर कर लिया है. थैंक यू वेरी मच.